नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, हम जो पढ़ रहे थे ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था, और उसके अंतर्गत हमारा एक टॉपिक था ब्रिटिश भारत में कृषि क्षेत्र की स्थिति। और इसमें भी हम पढ़ रहे थे भू राजस्व व्यवस्था, और हमने इसी में पढ़ा था कृषि व्यवसायीकरण। तो दोस्तों, हमने इसमें पढ़ा भू राजस्व व्यवस्था में हमने बताया था आपको कि 3 प्रकार की व्यवस्था थी। पहली थी स्थायी बंदोबस्त, दूसरी थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, और तीसरी थी महलवाड़ी व्यवस्था। तो दोस्तों, हमने स्थायी बंदोबस्त अच्छी तरह से पढ़ा। और दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो हम ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। भू राजस्व व्यवस्था अर्थात इसके अंतर्गत दूसरी जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो किसानों के साथ समझौता था। स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था थी उसमें जो मुख्य आधार था वो किसानों के साथ ना होकर जमींदारों के साथ था। और रैयत का अर्थ ही किसान होता है। तो इसमें जो समझौता होता है रैयतवाड़ी में, मुख्य जो यही है कि इसमें किसानों के साथ समझौता होता था। किसान कर को इकट्ठा कर कर अंग्रेजों के कंपनी को सौंप देते थे। और पूरे ब्रिटिश भारत के जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर जो प्रणाली अर्थात भू व्यवस्था या भू राजस्व व्यवस्था फैली हुई थी, ये सबसे अधिक क्षेत्र पर थी। तो इसके बारे में जानते हैं, इसका पॉइंट पढ़ते हैं। अगला, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है मैं आपको बता देता हूँ। लगान वसूलने के लिए दूसरी भू व्यवस्था थी। दूसरी अर्थात पहली हम पढ़ चुके हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा, दक्षिण भारत में मुख्य रूप से लागू थी। अर्थात दक्षिण भारत में मुख्य रूप से लागू थी। तमिलनाडु में थी, आपकी मद्रास में थी, आपकी बंबई में थी। अर्थात मतलब पूरा जो कवर किया हुआ था मुख्यतः रूप से दक्षिण भारत में थी। ये व्यवस्था उत्तर भारत में नहीं थी। मतलब थी तो इतनी नहीं थी। हमारा जो तीसरा पॉइंट है कि यह किसानों के साथ समझौता हुआ है। इसमें मतलब इस व्यवस्था में किसानों के साथ समझौता हुआ है। अर्थात जमींदारों के साथ ना होकर किसानों के साथ समझौता हुआ है, गठबंधन हुआ है किसानों के साथ। तो इसमें किसानों के साथ गठबंधन हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि जो किसान अपनी भूमि में काम करता था और जो अपना कमाया हुआ धन था, जो उपज थी, वो सब जमींदारों को दे दिया करता था। और वो क्या करते थे, कुछ अपने पास रखते थे, कुछ अंग्रेजों को दे दिया करते थे। तो वो हक जो जमींदारों का था, अब बीच में मध्यस्थता थी जो जमींदारों की, वो खत्म कर दिया। जो ब्रोकर के रूप में जमींदार काम करते थे तो वो बिल्कुल हटा दिया इस व्यवस्था में। इस व्यवस्था में किसानों से डायरेक्ट ही अंग्रेजों के द्वारा लगान वसूला जाता था। अर्थात किसान अपने आप ही स्वयं उस लगान को जमा कराते थे कंपनी को उसमें। तो इसमें क्या हुआ, इसमें एक प्रणाली का विकास हुआ इस रैयतवाड़ी व्यवस्था के अनुसार कि इसमें जो भूस्वामी हुआ, किसान हुआ, अर्थात इसमें जमींदार हटा दिए गए, जो जमीन का मालिक था वो किसान हुआ। तो अगला पॉइंट है हमारा, किसानों को भूमि का स्वामी माना गया। कृषक भूस्वामित्व की स्थापना हुई। अर्थात किसानों को इसका स्वामी माना गया भूमि का, और जबकि स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को भूमि का स्वामी माना जाता था। और इसमें क्या हुआ, इसमें कृषक भूस्वामित्व की स्थापना हुई, जबकि जमींदारी जो व्यवस्था थी या स्थायी बंदोबस्त थी उसमें जमींदार भूस्वामित्व की स्थापना हुई थी। अगला पॉइंट है हमारा, ये जो व्यवस्था थी ये 1795 में टॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड ने प्रारंभ की थी। ये जो व्यवस्था थी 1795 में टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने प्रारंभ की थी। और ये व्यवस्था तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू की गई। और किसने की थी, अर्थात अगर क्वेश्चन जो बनता है यहाँ से आते हैं क्वेश्चन कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कब स्टार्ट की गई, 1795 अर्थात
1795 में और 1793 में वो रेतवाड़ी। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन पुट हो जाता है, बन जाता है कि रेतवाड़ी जो व्यवस्था थी, भू राजस्व की रेतवाड़ी व्यवस्था थी, उसके जन्मदाता कौन है? तो उसके जन्मदाता मैंने आपको जैसे बताया टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। तो अगला क्वेश्चन, जो अगला पॉइंट है हमारा, इसमें क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि रेतवाड़ी व्यवस्था थी जो, उसका जो सबसे पहले उसका प्रारंभ किस स्थान से हुआ? तमिलनाडु से, बारामहल से। तो क्वेश्चन वो कैसे भी दे सकता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि रेतवाड़ी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त से क्वेश्चंस पुट के मामले में अधिक मान्यता प्राप्त व्यवस्था है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो अधिक जो देखे गए हैं वो रेतवाड़ी से क्वेश्चन आते हैं अधिकतर। तो आगे, तो रेतवाड़ी व्यवस्था जो थी, रेतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 4 क्षेत्रों में लागू थी। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये 4 क्षेत्र कौन से थे। मद्रास प्रेसिडेंसी थी, बम्बई प्रेसिडेंसी थी, असम था और कर्नाटक के कुर्ग थे। कर्नाटक के कुर्ग जिले में, आई मीन कुर्ग क्षेत्र में ये व्यवस्था फैली हुई थी। तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि स्पेशल ब्रिटिश भारत की बात हो रही है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि ब्रिटिश भारत था क्या? ब्रिटिश भारत जो था अधिकांशतः उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कुछ गिने चुने क्षेत्र थे जिसमें अंग्रेजों का शासन था। अर्थात उसी के साथ पुर्तगाल, फ्रांसीसी और मुगल भी भारत के अंदर शासन कर रहे थे। तो इसका अर्थ यह है कि जो ब्रिटिश भारत था वो संपूर्ण भारत नहीं था। ब्रिटिश भारत जो बोला जा रहा है वो कुछ क्षेत्र थे, जैसे उत्तर भारत हो गया, मुगल साम्राज्य को छोड़ के, अर्थात मुगलों का दिल्ली छोड़ के, और मतलब इस तरीके के और भी थे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ब्रिटिश भारत को पूरा भारत ना समझकर एक निश्चित क्षेत्र समझा जाए। तो इसमें जो मैंने आपको बताया, मद्रास, बम्बई, असम, कर्नाटक के कुर्ग, यहाँ पर फैली हुई थी। तो दोस्तों मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ, यह व्यवस्था सर्वाधिक क्षेत्र पर फैली थी, अर्थात भू राजस्व की सबसे अधिक क्षेत्र पर फैली गई भू राजस्व प्रणाली की व्यवस्था कौन सी थी? वो ये थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये सर्वाधिक थी, 51% क्षेत्रफल पर यह व्यवस्था फैली हुई थी, जबकि स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कहीं ज्यादा, वो 19% पर थी स्थायी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था, ये 51% पर क्षेत्रफल पर फैली हुई है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वाधिक जो भू राजस्व प्रणाली है उनमें सबसे अधिक क्षेत्र पर कौन सी प्रणाली फैली हुई थी? तो मैंने आपको बताया रैयतवाड़ी व्यवस्था। दोस्तों अगली जो व्यवस्था है हमारे पास, महालवाड़ी व्यवस्था, अर्थात तीसरे नंबर की जो भू राजस्व व्यवस्था है वो है महालवाड़ी व्यवस्था। इसमें क्या होता था? इसमें पूरे महल या ग्राम समुदाय को भूमि का स्वामी माना जाता था। अर्थात महल का अर्थ होता है ग्राम या ग्राम समुदाय, ठीक है। ये ऐसा होता था कि एक गांव के या एक छोटे से कस्बे के कुछ लोग, अर्थात 30 से 35 किसान लगान वसूलने के लिए, कोई उनके ऊपर अधिकारी नहीं होता, अपने आप इकट्ठा करते थे वो लोग, और अपने उसमें से ही किसी एक विश्वसनीय व्यक्ति को, आदमी को, वो अंग्रेजों के पास कंपनी में लगान जमा करने के लिए भेज दिया करते थे। तो दोस्तों ये जो व्यवस्था थी, इसका जो सर्वप्रथम ये जो व्यवस्था लागू की गई ये 1822 में की गई, और इस व्यवस्था के जो जन्मदाता थे हॉल्ट मैकेंजी थे, जिन्होंने इसका मतलब स्थापना की। तो दोस्तों जो अगला पॉइंट है, ये जो व्यवस्था थी, ये व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 3 क्षेत्रों में फैली हुई थी। पहला पंजाब, दूसरा आगरा अवध यूपी में, अर्थात मध्य प्रांत, अर्थात मध्य प्रदेश थोड़ा थोड़ा भाग जो मेन सेंटर है वो। तो दोस्तों ये जो व्यवस्था थी ये ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्रफल पर फैली हुई थी। अर्थात अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि भू राजस्व की वो कौन सी व्यवस्था या कौन सी प्रणाली थी जो मध्य प्रतिशत के आधार पर फैली हुई थी, मध्य प्रतिशत के आधार पर फैली हुई थी, या क्वेश्चन इस प्रकार से बनाएगा वो कि ब्रिटिश भारत की वो कौन सी व्यवस्था है जो जिसका प्रतिशत मध्य में रहा अन्य व्यवस्थाओं के। तो आपको इस सीरीज में भी दे देगा
कि जमींदारी व्यवस्था, रेतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, इसमें प्रतिशत के आधार पर घटते बढ़ते क्रम में लगाई है। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा है वो रेतवाड़ी है पहले नंबर पर, दूसरे पे ये आ जाएगी महलवाड़ी, और तीसरे पे सबसे कम जमींदारी व्यवस्था। तो जो दोस्तों मैं अब आपको कुछ नोट करा था, सर्वाधिक क्षेत्र पर फैली 51% क्षेत्र पर कौन सी व्यवस्था फैली हुई थी? रेतवाड़ी व्यवस्था। अर्थात सबसे कम क्षेत्र पर कौन सी व्यवस्था फैली हुई थी? 19% जमींदारी व्यवस्था अर्थात स्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था। तो दोस्तों मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखा है कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी में कौन सी व्यवस्था लागू थी? बता सकते हो? मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको पढ़ाया है। बंगाल, उड़ीसा का जो क्षेत्र था, जो मैंने आपको स्थायी बंदोबस्त के क्षेत्र में बताया था, अर्थात कोलकाता प्रेसिडेंसी पर जो, अगर उसमें मैंने आपको बताया कोलकाता प्रेसिडेंसी में बंगाल का क्षेत्र आता था, बिहार का क्षेत्र आता था और उड़ीसा का क्षेत्र आता था। तो दोस्तों ये तीनों क्षेत्र कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आते थे, और यहाँ पर जो इस जो भू राजस्व की प्रणाली लागू थी वो लागू थी स्थायी बंदोबस्ती जमींदारी व्यवस्था। और आपको बता दूं इस्तमरारी, विश्वेदारी, ये सभी नाम स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के थे। तो दोस्तों इसके मैंने आपको भू राजस्व व्यवस्था तो पढ़ा दी है, लेकिन इससे रिलेटेड अर्थात कृषि के क्षेत्र में जो स्थिति भारत की थी ब्रिटिश कालीन में, उससे रिलेटेड मैंने आपको मेन चीजें पढ़ा दी है। और इसके कुछ रह गए, इसके साइड में जो और चीजें भी और योजनाएं थी या मतलब और प्रकार की प्रक्रियाएं थी वो रह गई है, वो मैं आपको अगली वीडियो में दे दूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगा, अगर मैं देखो स्टार्ट किया है मैंने, कुछ गलतियां हो जाती है तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। शुक्रिया, धन्यवाद।